हाँ बेटा, कल हमने विद्युत दाब की चर्चा करी थी और इसमें हमने एक पॉइंट ये लिख दिया था कि जब हम किसी गुब्बारे या साबुन के बुलबुले या किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके आकार और आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसका कारण हमने बताया था क्योंकि इस आवेश के कारण चालक पर विद्युत दाब लगता है जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। हो गए बेटा? तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था और ये याद भी रखना है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भाई गुब्बारे को आवेश दे दे तो क्या होगा, साबुन के बुलबुले को आवेश देंगे तो क्या होगा, या किसी भी चालक वस्तु को, किसी भी छड़ को, किसी भी गोले को आवेश देंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, नंबर 1 उसका आकार बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, और नंबर 2 आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर नंबर 2 ये पूछेगा क्यों बढ़ेगा। भाई जो आवेश हम देंगे वो उसकी सतह पर रहेगा, और इस सतह पर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लीजिए आप इसमें से एक ये ले लो, पॉजिटिव चार्ज ये ले लो, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर बाकी जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल कर आएगी। इसलिए इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस प्रतिकर्षण के कारण इसके ऊपर एक दाब लगेगा और जिसकी डायरेक्शन बाहर की होगी, और सीधी सी बात है जिधर दाब होता है वस्तु उधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। दूसरी चीज मैंने ये बताया था, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं है कि आप आवेश कौन सा दे रहे हैं, आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं, दोनों में ही आकार में वृद्धि होगी। हाँ, लेकिन मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि पहले से पॉजिटिव चार्ज है और फिर हम कोई नेगेटिव चार्ज उसको दे रहे हैं, तो यकीनन उस स्थिति में कम होगा, क्योंकि आप हकीकत में उसको आवेश दे नहीं रहे, आवेश घटा रहे हैं। पहले यदि उसके पास मान लीजिए 20 कूलाम आवेश है प्लस का, अब उसको आपने माइनस का 5 कूलाम आवेश दे दिया, तो वहां पर अब 20 थोड़ी रहेगा, वहां पर तो आवेश घटकर 15 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम नॉर्मली बात करते हैं कि भाई धनावेश दे या ऋणावेश दे, तो आपको लिखना है कि आकार भी बढ़ेगा और आयतन भी बढ़ेगा क्योंकि विद्युत दाब लगेगा। हाँ, पहले से वहां पर कोई आवेश मौजूद है और फिर आप कोई दूसरा आवेश दे रहे हैं, तो वहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वहां पर आप सजातीय आवेश दे रहे हैं या विजातीय आवेश दे रहे हैं। सजातीय दे रहे हैं तो बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो दाब भी बढ़ जाएगा, आकार आयतन बढ़ जाएगा, और विजातीय दे रहे हैं तो घटा देगा तो हो जाएगा। और एक और चीज है, आप जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी, और साइज बढ़ती जाएगी तो एक ऐसी स्थिति आती है कि साबुन का बुलबुला और गुब्बारा फूट भी सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब इसका सूत्र हम निकालेंगे, तो सूत्र निकालने के लिए हम एक गोला ले लेते हैं। मान लीजिए ये गोला है और इसके ऊपर प्लस आवेश है, प्लस सिग्मा आवेश है। तो माना आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है। अब हम क्या करते हैं, इस गोले पर एक अल्पांश ले लो भाई, कोई सा भी, मैं यहां ले लेता हूं ए बी। तो इस अल्पांश पर आवेश कितना, डी क्यू। आवेश घनत्व तो ए बी का भी सिग्मा ही होगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना, डी ए। ओके, डी ए बी का, और ये बाकी हिस्सा क्या कहलाएगा, ए सी बी। ए सी बी बाकी हिस्सा है। तो मैं एक लाइन और लिखूंगा, आवेश का वितरण सतत और समान है। आवेश का वितरण सतत और समान है, इसलिए ए बी का जितना
आवेश घनत्व होगा, बाकी का भी आवेश घनत्व उतना ही होगा, है ना। तो माना ए बी एक अल्पांश है, जिसका क्षेत्रफल dA तथा आवेश dQ है। तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर dQ अपॉन dA, आवेश घनत्व का सूत्र, और dQ बराबर कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा dA, इक्वेशन नंबर 1। यानी इस अल्पांश पर कितना आवेश है वो हमने निकाल लिया। अब हम ये निकालेंगे कि भाई ए बी पर कितना बल लगेगा, और बल लगाएगा कौन, ये शेष ACB, ACB इसके ऊपर बल लगाएगा। ये वाला जो शेष हिस्सा बचा हुआ है, ये बाकी हिस्सा इस AB पर बल लगाएगा। तो बल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो भाई आप कूलाम का नियम लगा सकते हैं, अथवा दूसरा सूत्र क्या है, F बराबर QE। तो देखिए हमने DQ निकाल लिया, तो हम ये यदि ACB का विद्युत क्षेत्र निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। ACB का विद्युत क्षेत्र निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि माना, देखो ये DQ DM मैं यहां से मिटान देता हूं, माना मैं यहां पर एक बिंदु P ले रहा हूं और एक बिंदु P1 ले रहा हूं। बिंदु P गोले के बाहर है और बिंदु P1 गोले के अंदर है, लेकिन ये इतना कम बाहर है कि आप इस बिंदु P को सतह पर मान सकते हो। मतलब बिल्कुल जस्ट पास में लिया, जैसे ये गोला है तो बिल्कुल इसके अड़ुआ ही आप बिंदु ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे इस चित्र में आपको दिख भी नहीं रहा, ये वाला बिंदु P है, बिल्कुल अड़के ही है, लेकिन यहां मैं थोड़ा दूर बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो माना सतह से नगण्य दूरी पर दो बिंदु P तथा P1 लेते हैं, जो क्रमशः गोले के बाहर व अंदर है। अब देखिए हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना और P1 पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब P पर विद्युत क्षेत्र दो होंगे, एक तो इस अल्पांश AB के कारण, एक तो अल्पांश इस AB के कारण निकालेंगे और बाकी एक शेष ACB के कारण निकालेंगे। तो मान लेते हैं, तो देखिए अब एक चीज समझने की कोशिश करना, चाहो तो मैं नीचे बना देता हूं और यहाँ नीचे लेके जा रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसमें से आप थोड़ा सा हिस्सा मिटान दे, मान लो ये हिस्सा नहीं भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु P है और ये गोला है, तो आपको मालूम है गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो तो जाता हुआ ही बनेगा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। तो ये तो ACB के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया, ये आपका A है, ये B है और ये ACB। लेकिन ये जो AB है ये छोटा सा हिस्सा है, ये तो प्लेट है एक तरह से, ये छोटी सी। तो आपको मालूम है इसका इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा और इधर का भी विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा। इस वाले हिस्से में इधर डायरेक्शन होगी और इस वाले हिस्से में इधर डायरेक्शन होगी। तो यदि मैं इस गोले पर इस AB के कारण विद्युत क्षेत्र बनाऊं तो वो विद्युत क्षेत्र देखो बाहर की तरफ तो ये इधर आएगा और अंदर की तरफ ये इधर आएगा। समझो, इस चित्र से समझने की कोशिश करो कि AB एक प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, तो प्लेट का विद्युत क्षेत्र हमें मालूम है कि लंबवत होता है प्लेट के। तो AB के लंबवत में रेखा खींचूंगा तो इधर की तरफ तो इधर लंबवत आएगा और इधर की तरफ इधर लंबवत आएगा। तो आप देखिए इस बाहर की तरफ इस P बिंदु पर E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे, जबकि अंदर की तरफ आपने यहाँ पर जो P1 बिंदु लिया था उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए बिंदु P तथा P1 पर अल्पांश AB तथा शेष भाग ACB के कारण क्रमशः E1 व E2 विद्युत क्षेत्र है।
अच्छा सॉरी, E2 और E1 विद्युत क्षेत्र है। E2 मैंने किसका माना है, अल्पांश का, और E1 मैंने किसका माना है, शेष भाग का। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 2। और बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र E डैश बराबर E1 माइनस E2। माइनस क्यों, क्योंकि दिशा अंदर की तरफ विपरीत आ रही है, आप समझ गए होंगे। लेकिन हम एक चीज जानते हैं, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इसलिए E डैश की जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में क्या हो जाएगा बेटा, 0 बराबर E1 माइनस E2। तो रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, E1 बराबर E2। बहुत काम का रिजल्ट निकल के आ गया। यानी कि आप जानकर ताज्जुब करोगे कि ये जो शेष गोला है और ये जो इतना सा अल्पांश है, ये बिल्कुल एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये तो इतना बड़ा है, इतने सारे आवेश हैं, और ये तो इतना सा अल्पांश है, तो बराबर क्यों बनाएंगे। क्योंकि बेटा विद्युत क्षेत्र आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, और आपने शुरू में कह दिया था कि आवेश घनत्व तो दोनों का बराबर है। हमने लिखा है आवेश का वितरण कैसा है, सतत और समान है। ये बात हमने शुरू में लिखा है कि आवेश का वितरण सतत और समान है। यानी कि इस पूरे भाग का आवेश सिग्मा है, तो इस अल्पांश AB का भी आवेश घनत्व तो सिग्मा ही है ना। तो जब आवेश घनत्व बराबर है तो इनका विद्युत क्षेत्र भी बराबर ही होगा। इसलिए आपका E1 और E2 बराबर आ गया। तो ये मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो E2 की जगह E1 लिख देते हैं। तो समीकरण 2 में तो E बराबर E1 प्लस E1, तो E बराबर 2E1, ठीक है। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, E/2। अब देखो कल मैंने बताया था गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था E बराबर KQ/R²। लेकिन मैंने आपको कहा था यदि मैं इसे आवेश घनत्व के रूप में लिखूं तो σ/ε0 सतह पर। तो अभी मैंने जो बिंदु P लिया था, मैंने साफ तौर से कहा था कि ये P बिंदु आप गोले के बिल्कुल क्लोज, यानी कि एक तरह से सतह पर ही मानेंगे। तो इसलिए इस विद्युत क्षेत्र का मान σ/ε0 होगा, ये हम यहां रख देंगे। तो E1 बराबर σ/2ε0, इक्वेशन नंबर 4। यानी कि आप ये कह सकते हो E1 क्या है, शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र, शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र। तो शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, σ/2ε0, ठीक है। तो आपको विद्युत क्षेत्र मिल गया σ/2ε0, आपका काम हो गया। अब अल्पांश पर कितना बल लगेगा, अल्पांश AB पर E1 के कारण लगने वाला बल। तो सीधी सी बात है, बल का सूत्र क्या हो जाएगा, बल बराबर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, तो DF। अब DQ का मान हमने समीकरण 1 में निकाला था, देखो क्या निकाला था, फटाफट देखो, ये रहा। DQ का मान हमने निकाला था सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA। और E1 का मान कितना निकाल रखा हमने, σ/2ε0, समीकरण 4 में देख ली, ठीक है बेटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो DF, DA को बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा σ²/2f। और आपको ये पता होगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये DF/DA क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो यही P है। तो P बराबर σ²/2ε0, ये दाब लगेगा और इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ये बल का सूत्र है बेटा,
ये बल का सूत्र थोड़ा इधर और सही करके लिख देता हूँ, डी बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ये आपका बल का सूत्र है बेटा। इसको मैं सूत्र नंबर 5 और इसको मैं सूत्र नंबर 6 दे देता हूं। ठीक है, तो दाब का सूत्र क्या आ गया बेटा, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम? और ये बल का सूत्र है। हाँ, टोटल बल यदि आपको निकालना हो तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। तो इससे आपको कुल बल पूरे गोले पर कितना बल लग रहा है वो निकल कर आ जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, उससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दाब का सूत्र आ गया। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो दाब की वैल्यू है वो केवल आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए आप कहें कि मैं ये सूत्र ई के रूप में निकालना चाहता हूं, इस ई के रूप में चाहता हूं, तो कोई बात नहीं है, आप यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल कर पुट कर दो। तो समीकरण 6 में हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट ई, समीकरण 6 में रख देते हैं। तो पी बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दाब का सूत्र, ये मुझे तब लगाना है जब विद्युत क्षेत्र गिवन हो, और ये वाला सूत्र मुझे तब लगाना है जब आवेश घनत्व गिवन हो। तो इस प्रकार ये विद्युत दाब का सूत्र है। ठीक है भाई, एक बार रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1 विद्युत दाब, मैंने आपको ये बताया था, जब भी कोई गुब्बारा हो, साबुन का बुलबुला हो, कोई चालक हो, आप उसको आवेश देते हैं, चाहे पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव दीजिए, उसके आकार और आयतन में वृद्धि होगी, क्योंकि आवेश देने के कारण चालक पर विद्युत दाब लगता है जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। और ये विद्युत दाब क्यों लगता है, क्योंकि जो पड़ोस का आवेश है, मतलब जितने भी आवेश है वो सभी आवेश उस आवेश पर बल लगाएंगे। जैसे इस प्लस है तो इस वाले प्लस पर बाकी सारे प्लस क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे एक दूसरे से, ऐसे। तो इस कारण से इसके ऊपर विद्युत दाब लगेगा, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद हमने सूत्र निकालने के लिए क्या लिया, फटाफट देख लेते हैं। हमने एक आर त्रिज्या का चालक गोला लिया जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है और आवेश का वितरण सतत और समान है, और इस पर एक अल्पांश आपने ए बी ले लिया और जिसका क्षेत्रफल डी है और उसका आवेश डी क्यू है। आवेश घनत्व का सूत्र सबको पता होना चाहिए, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। तो आवेश मैंने कितना लिया, डी क्यू, और क्षेत्रफल कितना लिया, डी के डी ए, तो डी क्यू बटे डी ए, और वज्र गुणन कर दिया तो सिग्मा डी ए। तो मुझे इस ए बी पर कितना आवेश है वो मुझे पता चल गया, ए बी पर आवेश कितना है इसका पता मुझे चल गया। फिर हमने क्या लिया, इस गोले के बिल्कुल क्लोज पी और P1 दो बिंदु लिए, एक गोले के बाहर है और एक गोले के अंदर है। फिर हमने क्या किया, ये बताया कि इस बिंदु P पर भी दो विद्युत क्षेत्र होंगे और P1 पर भी दो विद्युत क्षेत्र होंगे। किस किस के कारण, एक तो अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, एक शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। अल्पांश AB का विद्युत क्षेत्र मैंने E2 माना है और शेष भाग का विद्युत क्षेत्र मैंने E1 माना है। फिर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि भाई शेष भाग तो गोला है, उसकी दिशा तो त्रिज्या ही होगी, तो उसकी दिशा त्रिज्या ही है, तो चाहे आप बाहर लीजिए चाहे अंदर लीजिए उसकी डायरेक्शन तो सेम ही आएगी, E1 E1। लेकिन दूसरा भाग क्या है, अल्पांश है AB, तो AB एक तरह से क्या हो गई, AB तो एक तरह से प्लेट हो गई। तो मैंने जैसे ये प्लेट बना दिया, तो मैंने कल पढ़ाया था कि प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा लंबवत होता है। तो यदि वो लंबवत होगा तो ऐसी सिचुएशन में इधर की डायरेक्शन इधर आएगी E1 और इधर की डायरेक्शन इधर आएगी E2। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, बाहर की तरफ E1, ये भी सॉरी E2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में E1 और E2, और अंदर की तरफ दोनों विपरीत दिशा में। तो इसलिए मैंने लिखा कि जो बिंदु P बाहर का है वहां का विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2 हो जाएगा, और जो अंदर का विद्युत क्षेत्र है वो E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि दिशा विपरीत है। लेकिन हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास यदि कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो इसका नेट ई डैश होगा वो जीरो होगा,
मैंने ई डैश की जगह 0 पुट किया और एक बहुत ही शानदार रिलेशन निकल के आया कि भाई यदि मेरे पास कोई स्फीयर है, कोई गोला है और उस पर चार्ज डेंसिटी इक्वल है हर पॉइंट पर, तो उसके कारण तो छोटे भाग के कारण भी विद्युत क्षेत्र उतना ही होगा जितना कि पूरे बड़े भाग के कारण है। फिर मैंने क्या किया, इस E2 का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 में मैंने क्या किया, E2 की जगह E1 पुट कर दिया, E2 की जगह E1 पुट कर दिया तो दोनों जुड़ गए 2E1, तो E1 की वैल्यू E/2 आपको मिल गई। ठीक है, अब देखिए मैंने कल पढ़ाया था गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का नॉर्मली सूत्र KQ/R² है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर Q की वैल्यू सिग्मा A लिखूं और इसको सोल्व करूं, कल मैंने किया था, तो वो रख के सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर σ/ε0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू मैं जब यहाँ रखूंगा E की जगह तो मेरा विद्युत क्षेत्र का आंसर ये आ जाएगा σ/2ε0। और फिर AB पर E1 के कारण लगने वाला बल निकालना है, तो बल का सूत्र होता है dQ/E1, यानी कि F बराबर QE, जो अपन नॉर्मली कहते हैं। तो Q का मतलब dQ है, E का मतलब E1 है। dQ की वैल्यू और E1 की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर दिया तो आपका ये सूत्र आ गया। ठीक है, तो DF का मान आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस DA को इसके बटे में भेज दिया, तो DF/DA बराबर σ²/2ε0, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो DF/DA की जगह मैंने P पुट कर दिया, तो σ²/2ε0 ये दाब का सूत्र है। यदि मैं पूरे बल का निकालना चाहूं तो मुझे इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बल का आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये कहा कि ये सूत्र सिग्मा की फॉर्म में है, लेकिन मैं ये सूत्र यदि E की फॉर्म में चाहूं तो क्या होगा, तो आपने अभी पढ़ा कि E बराबर होता है σ/ε0, तो मैंने यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, और ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा।